अभी क्या मेरी वॉइस ठीक है सभी को? आवाज आ रही मेरी सही? बताओ कोई। यस सर। देखो जरा, तो मैं क्या बोल रहा था, यदि अपन प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज कर, ठीक है, तो आपका जो डायरेक्शन है वो कहाँ शिफ्ट होना चाहिए। तो आप यदि में जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में सीखा था, यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में इंक्रीज कर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ रिएक्टेंट का, तो सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करे, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। वैसे ही यदि मैं प्रेशर इंक्रीज करा दूं तो डायरेक्शन कहाँ, किस तरह, किस डायरेक्शन में। सपोज ये रिएक्शन देखिए, PCl5 will form PCl3 plus Cl, ठीक है। सपोज मैंने क्या किया, प्रेशर को यदि इंक्रीज करा तो क्या होगा, सपोज ये सारी गैसेस हैं, यदि मैं प्रेशर को इंक्रीज करा, इसका मतलब क्या है, प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे, जो जितने, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसका मतलब है प्रेशर आपने इंक्रीज करा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इंक्रीज हुआ। और प्रेशर इंक्रीज करा, इसका मतलब क्या है, प्रेशर इस तरफ इंक्रीज हुआ होगा या इस तरफ। इसका मतलब है बेटा, प्रेशर यदि इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि वो अफेक्ट डालेगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, करेक्ट। और जहां नंबर ऑफ मोल्स यदि ज्यादा होंगे, यदि सपोज आपने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज करा, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर दिए, और यदि सपोज प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। आया समझ में? अभी नहीं आया होगा, ऐसे समझो फिर से एक बार, नहीं आया होगा, आया किसी को? अभी नहीं निकाल पाओगे। तो अभी मैंने सिर्फ इतना बताया, जहां पर मोल्स ज्यादा होंगे वो क्या आ जाएगा, उधर से कम। ये आपको कैसे पता पड़ेगा कहां पर मोल्स ज्यादा है? जैसे मैंने बोला, मैंने प्रेशर इंक्रीज करा और फिर मैं इधर बोल रहा हूँ कि इधर मोल्स इंक्रीज, कि बेटा इधर गैसेस ज्यादा है। हमेशा याद रखना बेटा, जहां पर भी गैसेस क्या होंगी, ज्यादा होगी, उसका रिवर्स कहाँ जाएगा, डायरेक्शन। या मैं इसको डायरेक्टली बोल सकूं तो क्या बोलूंगा, प्रेशर इंक्रीज करो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम से कम है गैस के। यदि इधर मोल्स ऑफ गैस क्या कम है एज कंपेयर टू इधर, इधर तो 1 और 1 2 2 मानेंगे स्ट्राइक मानेंगे, इधर 1 है, इधर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो भी क्या होता है, यही समझाया तो दूसरे तरीके से है समझ में। तो देखो, याद करने के लिए तो हम लोग ये से सिंपल याद रख सकते हैं, पर समझने के लिए इस तरीके से मैंने समझाया, वैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो जरा इसमें, if pressure is increases from if pressure is increases if pressure is increases, then equilibrium shift in the direction of in the direction in the direction where number of moles of where number of moles of gaseous atom is less. The number of moles of gaseous atom is less. आया समझ में? देखो, याद करने के लिए क्या बोलोगे, डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी बेटा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम। हम लोगों ने ये गैस भी जब हम लोग देख रहे थे तब भी क्या आया, इसी डायरेक्शन में आया था, इधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो आप बोलोगे यदि प्रेशर इंक्रीज करो तो रिएक्शन कहां जाएगी,
यहाँ लिख सकते हो कि क्या है इधर, लेस नंबर ऑफ यदि किसी को समझ में ना आया हो तो पूछो, यदि किसी ने मिस किया होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो याद रखने के लिए हमेशा ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। उसमें ज्यादा किसी को दिमाग नहीं लगाना है। क्या याद रखोगे, यदि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो हमेशा रिएक्शन का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन पे होगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है। अब ये प्रेशर के बारे में बता दिया, वॉल्यूम के बारे में क्या होगा। प्रेशर क्या होता है बेटा, एनर्जी को पुश करके भी, तो जो प्रेशर का था उसका उल्टा क्या हो जाएगा, करेक्ट। कोई पूछे यदि वॉल्यूम में आपसे कोई बोलते कि यदि वॉल्यूम इंक्रीज करूं तो क्या होगा, डिक्रीज करूं तो क्या होगा, तो भी बता सकते हैं हम लोग, करेक्ट। क्या होगा यदि मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा तो कहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, इसमें नहीं, नॉर्मली पूछा स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यदि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जहां पर बेटा नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, करेक्ट। ये लिख लो या तो ना भी कितना सेम है, ठीक है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस ठीक है। यदि मैं प्रेशर इंक्रीज करूं और वॉल्यूम डिक्रीज करूं तो डायरेक्शन क्या होगी, प्रेशर इंक्रीज करूं और वॉल्यूम डिक्रीज करूं तो डायरेक्शन बताओ जल्दी क्या होगी, सोचो। नंबर ऑफ मोल्स कहां कम, साइड जब कम है ना, नंबर ऑफ मोल्स कहां कम है बेटा, प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी कहां पर, लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे, नंबर ऑफ गैसेस मोल इधर 2 है इधर 4 है, तो कहां पर शिफ्ट होगी रिएक्शन, 4 पर। आगे क्या समझ में अभी, यदि मैं बोलूं प्रेशर को डिक्रीज करूं और वॉल्यूम को इंक्रीज करूं तो रिएक्शन कहां जाएगी, क्लियर है। अच्छा इसके बारे में बताना, इसका क्या, H2 प्लस I2 से प्राप्त होता है 2H, ठीक है। यदि ये है, इस पर क्या होगा यदि मैं प्रेशर को डिक्रीज कर रहा हूं और वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा हूं, प्रेशर को डिक्रीज कर रहा हूं और वॉल्यूम को, बताओ इस पे क्या है, हाँ तो ये बोर्ड में नहीं दिख रहा है, इसको नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है तो मैं ये कर सकता हूँ, तो ये अभी देखो, ये करो क्वेश्चन, यदि बेटा H2 प्लस I2 से 2HI यदि फॉर्म हो रहा है तो मैं पूछ रहा हूँ यदि P इंक्रीज करने पर या वॉल्यूम डिक्रीज करने पर डायरेक्शन क्या होगा रिएक्शन का, यदि ये होगा तो क्या होगा, क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से, पहले वाले का, पहले वाले का फॉरवर्ड होना चाहिए, कैसे क्या सोचा, कहाँ गैसेस के कम है, इधर 2 है और इधर भी 2 है, गैसेस के मोल्स तो इक्वल आ रहे हैं ना,
यदि इक्वल आ रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा एन जी जीरो, और डेल्टा एन जी जीरो तो क्या कुछ भी चेंज करने पर कुछ भी चेंज होगा नहीं होगा, क्या लिखेंगे आंसर। तुम लोग का एग्जाम कैसा हुआ, ये पूछने वाला क्वेश्चन है या नहीं। किसका किसका अच्छा हुआ एग्जाम, हैंड रेज करो, तुम लोग भी करो, जिसको आप लोग को जिसको लगता हो अच्छा हुआ है। ओके, और कोई, एक तो मिल गया मेरे को, बाकी लोग भी बेटा हैंड रेज करो जिसको लगता हो कि एग्जाम ठीक हुआ। चलो अब अच्छे से ठीक पर आते हैं, किसको किसको लग रहा है ठीक हुआ, केमिस्ट्री का सिर्फ पूछ रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से ठीक, आगे। ओके, हार्दिक का भी ठीक है, आस्था का भी, और तुम लोग का किसी का ठीक नहीं हुआ, ठीक हुआ, और बाकी लोग। अच्छा पहले ये बताओ कितने कितने लोगों ने पूरा पेपर अटेम्प्ट भी किया है, ये छोड़ दिए हो, पूरा पेपर अटेम्प्ट करे हो, नेगेटिव मार्किंग तो होगी, कितने करे, और सारे हो गए तो डाउट तो आएंगे नहीं, कुछ डाउट है। आज देखो, पेपर तो जो नहीं हुआ उसको दोबारा सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन मैंने सारे आसान ही दिए थे, फिर भी एक एक क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो, जो भी नहीं आता है तो पूछो, ठीक है। इससे ऐसे मतलब बस चल ऐसे नहीं होना चाहिए, बस चल रहा है तो चल रहा है, हमें क्या करना है, सीख रहा है, हमें आउटपुट मिलना चाहिए। सब लोग देखो लगाओगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में कभी नहीं लगा पाओगे, घर पे लगाओगे तब ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में कर पाओ, ठीक है, और नहीं लगाओगे तो एग्जाम पे तो हमेशा क्या सोच करना है, प्रैक्टिस करो। क्लियर है, ये लिख लिया, ये समझ में आ गया, प्रेशर को चेंज करने से क्या चेंज होगा। तो एक क्वेश्चन और पूछ लूंगी, सपोज आपके पास कार्बन सॉलिड है, ठीक है, कार्बन सॉलिड का CO2 गैस के साथ रिएक्शन कराया जाए, ठीक है, तो क्या बनता है, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। तुम लोग गूगल कर लेते हो क्या क्वेश्चन में, हाँ? मेरे को पता, कार्बन सॉलिड CO2 गैस से CO बन रहा है, फॉरवर्ड with this reaction क्या होता है, फॉरवर्ड, which of the following is which of the following is which of the following is favorable condition for formation of CO, which of the following is favorable condition for formation of CO। सपोज 200 atm प्रेशर है और 300 केल्विन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 100 atm और 300 केल्विन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास 300 atm और 300 केल्विन। फोर्थ ऑप्शन है 50 atm 300 केल्विन। कौन सी कंडीशन है बेटा जो कि आपको फेवरेबल करेगा प्रोडक्शन ऑफ CO, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड जाने के लिए रिएक्ट कौन सा ऐसी कंडीशन है, ऐसा कंडीशन जो आपके फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवरेबल होगी। अभी जो सिखाया वो भी यूज होगा, इसको करो सभी लोग।
आएगा किसी का आंसर? बताओ जरा इसको। थर्ड कैसे सोचा, बताओ जरा। प्रेशर यदि आप इंक्रीज करते हैं, आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है हमेशा, यदि आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं रिएक्शन कहां पर शिफ्ट होती है? जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। यदि आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, ठीक है, इधर देखो प्रेशर क्या बेटा, बहुत ज्यादा बहुत कम, ठीक ठीक, ठीक है बेटा। क्वेश्चन इसमें ये है, सुनो जरा, ये इक्वेशन दे रखा है आपके पास और उसमें आपसे पूछा है बेटा कि कौन सा ऑप्शन है जो फेवरेबल होगा यदि सीओ का फॉर्मेशन कराना है, मतलब रिएक्शन को यदि फॉरवर्ड कराना है तो कौन सा ऑप्शन क्या होगा आपका, फेवरेबल होगा। क्या है आंसर? नहीं आ रहा है? ये यदि मैं सीधा सीधा पूछता तो सब बता देते, क्योंकि अभी अभी सिखा दिया है, बट अभी इसमें यू अप्लाई करना है तो मुश्किल होगा, बस एक्स्ट्रा दिमाग यूज करो। देखो जरा क्या बोला, मैं फिर से समझा रहा हूँ क्वेश्चन। यदि बेटा इसके फॉर्मेशन को बढ़ाना है, इसके फॉर्मेशन को बढ़ाना है, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO इंक्रीज करना है, करेक्ट। मतलब इसका रिएक्शन को कहां जाना चाहिए, फॉरवर्ड जाना चाहिए। और फॉरवर्ड ये कब जाएगा, हम फॉरवर्ड का रिएक्शन का डायरेक्शन प्रेशर चेंज करने पर उस डायरेक्शन में होता है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। यदि हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कराते हैं, तो यदि प्रेशर को मैं इंक्रीज कराऊंगा तो रिएक्शन का डायरेक्शन कहां होगा, बैकवर्ड होगा, इधर पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो हमें क्या करना चाहिए, उल्टा करना चाहिए, प्रेशर को डिक्रीज कराएंगे तो वहां शिफ्ट होगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, और यही हमें करना है। जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है उसी डायरेक्शन में करना है, मतलब फॉरवर्ड करना है। इसका मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आ गया समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, सॉलिड नहीं देखना होता है। हम लोग जो मोल्स देख रहे हैं वो गैसियस देख रहे हैं, इंफ्रारेड गैसियस। ये सॉलिड फॉर्म में दे रखा है समझ, तो ये सॉलिड फॉर्म को आप देख के बिल्कुल, ठीक है। इधर हमें क्या देखना है, गैसियस एटम के नंबर ऑफ मोल्स को देखोगे तो इधर में से दो, इधर पर एक, इधर पे गैसियस मोल्स ज्यादा है, यहाँ पर गैसियस मोल्स ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में तब रिएक्शन आएगी जब आपको प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आगे समझ? अब बताओ, कुछ भी नया सिखाया, जो पहले सिखाया था वही सिखा रहा हूँ ना अभी भी, पर सिर्फ अप्लाई करना था। नेक्स्ट देखो जरा, टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर लिखो टेम्परेचर। ग्राफ कर दूं? सोचो बेटा, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड? बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बेटा नीट में इस पर सवाल आना, फॉरवर्ड बैकवर्ड किस डायरेक्शन में। सोचो, यदि टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कराऊं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जानी चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स। सपोज देखो इसमें टेम्परेचर का जब मैंने पढ़ा रहा था आप लोग को कि जब टेम्परेचर से किस तरीके से आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, तब हम लोग ने उधर क्या करे थे, दो केस लिए थे। पहला केस क्या था, एक्सोथर्मिक, और दूसरा केस क्या था, एंडोथर्मिक। तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, केस के हिसाब से हम लोग आंसर कर सकते हैं।
क्योंकि आपको पता भी है यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, आपका जो डेल्टा एच इज नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या वैल्यू कम, ये पॉजिटिव ओवर नेगेटिव, इसका मतलब K2/K1 लेस देन 1, इसका मतलब क्या होता है K2 इज लेस देन K1, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से इधर मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब रिएक्शन कहां जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, करेक्ट। और यदि उल्टा हो जाए, यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है और टेम्परेचर आपने बढ़ाया है, तो 1/T1 माइनस 1/T2 जो मैंने फार्मूला लिखा था, ये फार्मूला अभी तक याद है नहीं, log K2/K1 is equal to delta H upon 2.303 R 1/T1 minus 1/, ये फार्मूला लिखाया था मैंने, पहला केस लिया था if delta S is negative और T2 is greater than T1, मतलब टेम्परेचर को यदि मैं इंक्रीज करूं तो क्या होगा, ये T2 यदि बड़ा है तो क्या 1/T2 छोटा होगा, 1/T2 क्या होगा, छोटा होगा, डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव, तो जो ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये यदि ओवरऑल नेगेटिव है तो ये क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव कब आएगा, जब K2/K1 लेस देन 1 हो। हमेशा याद रखना बेटा, लॉग के अंदर जो वैल्यू 1 से कम होती है तभी लॉग की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है, तो लॉग K2/K1 क्या होना चाहिए, लेस देन 1। इधर हम लोग बोल सकते हैं K2 इज लेस देन K1, और K2 इज लेस देन K1 इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो कम हो गया होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाए, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट कम हो गया होगा फॉर्मेशन, इसका मतलब रिएक्शन कहां गई, आगे समझ या आ जाएगी बैकवर्ड, आगे समझ। अब यदि एंडोथर्मिक होता, एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ा है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या आएगा K2 इज ग्रेटर देन K1, यदि K2 ग्रेटर देन K1 है इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, प्रोडक्ट ज्यादा बना हुआ है, रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। आगे समझ, दिखा दूं, देखो टेम्परेचर पहला केस डालो एंडोथर्मिक, टेम्परेचर हेडिंग डाल के पहला केस डालना एंडोथर्मिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है, ये लिखना पहले जो मैं इधर लिख, डेल्टा एच क्या पॉजिटिव, मतलब यदि आप H2 सॉलिड को क्या करो, H2O लिक्विड बनाओ तो क्या होगा, इसका जो डेल्टा एच आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसका मतलब क्या, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, एंडोथर्मिक टेम्परेचर इंक्रीज कर रिएक्शन कहां जाएगी, हाँ फॉरवर्ड, आ जाएगी, ठीक है। और टेम्परेचर यदि डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कोई कंफ्यूजन, इससे पहले मैं कुछ अलग बोला था क्या, ऐसा लग रहा है, तो दोबारा, ठीक है। डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, टेम्परेचर आपने क्या किया, इंक्रीज कर, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, 1/, ये कम होगा, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव, ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है। यदि ये वैल्यू पूरा पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, K2 बड़ा है K1 से, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, इससे रिएक्टेंट का, यदि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रिएक्शन कहां जानी चाहिए, बैकवर्ड चाहिए, यह तो दिखता है। इतना तो ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए।
तो दो तरीके हैं सोचने के। एक तो ये कि ज्यादा हो गया तो क्या होगा, या ज्यादा करना है तो क्या होगा। समझ रहे हो, दो चीजें। ज्यादा हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कम करेगा, करेक्ट। और यदि ज्यादा करना है तो क्या करेगा, करेक्ट। तो हम लोग पहले जो कर रहे थे वो क्या बोल रहा था मैं, यदि ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। बट हमें ये नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। ये नहीं हम लोग थोड़ा गलत, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा वो आपको पता है कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। बट हमें सोचना कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा चेंज करो, इस तरीके से सोचो, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो रिएक्शन कहाँ जाए। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो K2 बढ़ेगा, K2 बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी। इस तरीके से सोचो। मैं क्या कर रहा था पहले, प्रोडक्ट बढ़ गया तो कहाँ जाएगी, लेकिन हमें क्या देखना है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। ऐसे में बस थोड़ा सा अंतर है, कॉन्सेप्ट ठीक है, जिस तरीके से हमें सोचना है सोचना इसी तरीके से, बट थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए हम लोग सोच क्या, हमें ये देखना है टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा। है समझ में, ये नहीं कहना कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया फिर रिएक्शन कहाँ जा, क्योंकि अभी तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज करने से ही तो K2 बढ़ रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी K2 बढ़ेगा, इसका मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही होगी। और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो टेम्परेचर प्रोडक्ट आए समझ में। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन तभी बढ़ सकती है जब आपकी रिएक्शन कम हो जाए, अदरवाइज हम लोग ने पहुंचने के बाद की बात कर ली, पर कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम ही है। आगे समझ, सेम इधर क्या लिखोगे, ये लिख लेना। तो उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन कहां रहेगी, करेक्ट। यदि आपका डेल्टा एच क्या है, नोट करो। सपोज इस तरीके का कुछ एग्जांपल लूंगा, H2O, यदि H2O आपका क्या गैस है, वो यदि लिक्विड बना रहा है तो हीट क्या करता है, रिलीज करता है। डेल्टा एच क्या होता है, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाएगी, नोट करो इसको। हो गया, चलिए लिखिए सभी ने। नेक्स्ट देखो फैक्टर, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ अ एलिमेंट। फोर्थ फैक्टर लिखो, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। क्या क्या फर्क पड़ेगा किस डायरेक्शन में आप, देखो आपको पता है बेटा,
तो यदि इनर्ट गैस हम ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलता, करेक्ट, बट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा, बट रिएक्शन की डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है। तो यदि बेटा आप इनर्ट गैस का किसी भी इनर्ट गैस को यदि ऐड करोगे तो आपकी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जानी चाहिए ये आपको सोचना, ठीक है। अच्छा ये सोचो, यदि सपोज एक कंटेनर के अंदर क्या होता है, आपने इनर्ट एक कंटेनर के अंदर, एक क्लोज कंटेनर के अंदर क्या हो रहा है, गैस का रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, और उसमें आपने क्या किया, इनर्ट गैस ऐड, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि इनर्ट गैस ऐड करने से जो पहले से जो गैसेस प्रेजेंट थी उनका पार्शियल प्रेशर चेंज होगा। यदि पार्शियल प्रेशर उनका इंक्रीज हो जाएगा तो आपको पता है कहां पर रिएक्शन शिफ्ट होती है, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का क्या हो, कम हो, उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, और प्रेशर डिक्रीज होता है तो रिवर्स हो जाता है, ये याद है। अब हम लोग ये चेक कर ले रहे हैं बेटा कि किसी इनर्ट गैस के ऐड करने से क्या उसके प्रेशर, पार्शियल प्रेशर में कोई इफेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो फिर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उनके पार्शियल प्रेशर, ये समझ। तो सपोज दो तरीके के केस बनेंगे इसमें, यदि आप किसी इनर्ट गैस को ऐड करोगे तो क्या होगा, कंटेनर ऐसा हो सकता है क्लोज कंटेनर हो, इनर्ट गैस ऐड कर दी फिर भी आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम क्या है, सेम। और एक ऐसा केस आ जाए जब आपका क्या हो बेटा, जो कंटेनर है उसका पार्शियल जो उसका टोटल प्रेशर है वो चेंज। अगर हम दो केस लेंगे उन दोनों केस के हिसाब से क्या आएगा वो लोग पढ़ेंगे। सपोज इसमें पहला केस और दूसरे केस, तो पहला केस मैं वो लूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब आपका जो डेल्टा वी है वो क्या है, 0। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम आपका चेंज, तो आपको पता है कि बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और यदि मैं प्रेशर इंक्रीज कराऊं तो क्या होगा, या मैं ये बोल दूं इनर्ट गैस ऐड किया, इनर्ट गैस ऐड किया मतलब जो एन टोटल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो कंटेनर के अंदर जो टोटल मोल्स होंगे वो इंक्रीज होगा। यदि एन टोटल यदि मैं इंक्रीज करूं तो आपके क्या होगा, पार्शियल प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा, तो एन टोटल इंक्रीज होगा तो पी टोटल इंक्रीज होगा, इंक्रीज है क्योंकि v कांस्टेंट है, p is equal to nRT, v कांस्टेंट तो p is directly proportional to n, और यदि p टोटल n टोटल यदि इंक्रीज होगा तो p टोटल, करेक्ट। बट आपको पता है हमें क्या देखना है बेटा, पार्शियल, पार्शियल प्रेशर क्या सिखाया था, याद है किसी को, लास्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था, अभी तो पार्शियल प्रेशर क्या था, याद है किसी को, पार्शियल प्रेशर भूल गए, कोई फार्मूला ड्राइव किया था मैंने, बोलो यदि किसी को याद हो तो। पार्शियल प्रेशर में ड्राइव करा था x1 अपॉन xt, या याद हो तो n1 अपॉन nt जो द मोल फ्रैक्शन इनटू p टोटल, करेक्ट, यही बताया था ना। तो इसको मैंने क्या लिखा था, मोल फ्रैक्शन x1, तो आपका आया था p1 इज इक्वल टू x1 इनटू p टोटल, यही बताया था। p2 क्या था, x2 इनटू p टोटल, p3 क्या था, x3 इनटू p टोटल। इस तरीके से ये क्या होता है आपका पार्शियल प्रेशर। अब यदि आपको पता है बेटा n इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, p इंक्रीज हो रहा है, मतलब n टोटल इंक्रीज करोगे तो p टोटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों का रेशियो क्या इंक्रीज होगा। सपोज ये 2 टाइम्स हुआ तो ये भी 2 टाइम्स होगा, तो क्या कुछ इंक्रीज होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ओवरऑल क्या पार्शियल प्रेशर गैस इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स तो थोड़ी चेंज हो जाएंगे, जितने उसके वो गैस का जितने मोल्स थे वो कहीं जाने नहीं वाले क्लोज कंटेनर, ठीक है। तो अब यदि इसके मोल्स यदि ये क्या होगा कांस्टेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर क्या, और आपको पता है बेटा यदि प्रेशर चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा, क्या कुछ चेंज होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे,
इसमें लिख लो कि कोई भी इफेक्ट नहीं है, इसे लिख सकते हो सिंपल, देयर इज नो इफेक्ट। चलो अभी लिखना बंद करो ये और समझ लो दूसरा केस। अब यदि बेटा अब जो केस है आपको क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब क्या है बेटा, जो आपका पी टोटल है वो क्या है, कांस्टेंट। करेक्ट। यदि पी टोटल कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब यदि हम लोग पार्शियल प्रेशर देखें वो क्या होता है, N अपॉन NT into PT, यही होता है। ये क्या हो गया, कांस्टेंट। यदि मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूं, देखो इनर गैस एंड ऐड इंक्रीज होंगे, बट इधर क्या हो रहा है, एन टोटल इंक्रीज हो रहा है, एन टोटल इंक्रीज। अब तो ये कांस्टेंट है, एन टोटल इंक्रीज होगा तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मैं क्या बोल सकता हूं, पार्शियल प्रेशर कम होगा, और पार्शियल प्रेशर कम है तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इंक्रीज होता है तो कहां पर शिफ्ट होता है, डायरेक्शन जहां पर नंबर ऑफ होल्स कम होते हैं। यदि पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो कहां शिफ्ट होगा, जहां पर नंबर ऑफ होल्स। आगे समझ में, इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन अ डायरेक्शन where number of moles of gaseous atom is, ठीक है। नोट कर रहे हैं, देखो यदि किसी को समझ में ना आया हो तो मेरे से पूछ लो, जरूरी नहीं कि एक बार में समझ में आ जाए, पता है नहीं क्या है ना, तो हो सकता है वो, लेकिन यदि नहीं आया तो पूछ लो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यदि नहीं आया तो फिर हो सकता है ना आया। हो गया क्या, किसी को दोबारा समझना है तो बोलो। हो गया, आगे समझ में क्या, तो देखो इसको आप कैसे याद रखेंगे, कैसे, दो केस, ठीक है, कंक्लूड कर रहा हूं मैं इधर, इधर कैसे याद रखेंगे अपने को, दो केस अपने पास। यदि बेटा आपने गैस को ऐड किया, यदि क्लोज कंटेनर में ऐड करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी जीरो है, डेल्टा वी यदि जीरो है तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। यदि एन टोटल इनर गैस इंक्रीज करोगे तो गैस इंक्रीज हुआ तो टोटल मोल्स
इंक्रीज होंगे, टोटल मोल्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यदि प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब है ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा। यदि पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर इज नो इफेक्ट ऑन एडिशन ऑफ जेनरेट गैस। यदि आपका क्या बेटा, यदि कांस्टेंट प्रेशर इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी, और आपको पता है इनलेट गैस को आप ऐड करा तो एन टोटल इंक्रीज होगा, और एन टोटल यदि इंक्रीज होगा तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और पार्शियल प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन कहां पर शिफ्ट होगी, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के साथ हम कहते हैं। आया समझ में अभी सभी को, नोट किया सभी ने। नेक्स्ट हेडिंग मान लो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। लिक्विड लाइव फ्यूजन की कोई चाहिए, एक्सरसाइज 1 लगाया किसी ने, तो सभी के लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कब दिखाओ, परसों क्लास है मेरी, कल नहीं है ना। तो देखो अब आपको क्या करना है, जो वेडनेसडे से पहले सभी लोग सुनो, ऑनलाइन वाले जितने भी ऑनलाइन है जो भी, ठीक है, वो सभी लोग बेटा क्या करेंगे, मेरे को पीडीएफ बना के भेजो, लगाओ बेटा, अदरवाइज सुधारो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बताओ यार, थोड़ा मेहनत करो, पढ़ना शुरू करो और पढ़ो, ठीक है। लगाओ सभी लोग, और मेरे को एक्सरसाइज 1 से बनानी है, इसके बाद आप उसके आगे लगाना। आज इसका 1 हो जाए और ठीक है, लेकिन लगाना सबको कंपलसरी है 1, और जो भागा और मतलब मेरे को पता है अगली क्लास में तुम लोग कहीं भी जा सकते हो, सबके अपने कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन मेरे पास पीडीएफ आना चाहिए, इस बार मैं सीरियस, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन डालो जो कि लास्ट सेक्शन है, साइमल्टेनियस। अच्छा तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में लिखो कि देखो, जब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बता रहा था तब मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होता है जब हम लोग यदि किसी कैटलिस्ट को चेंज करते हैं। वैसे ही बेटा कैटलिस्ट के यूज करने से कभी भी रिएक्शन के डायरेक्शन में भी चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट को ऐड आप करोगे तो क्या होगा, रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा और कुछ भी नहीं होगा। इसको लिख लो, the catalyst does not affect equilibrium, catalyst does not affect equilibrium, catalyst only change rate of reaction, catalyst only change rate of reaction। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ लो, ये चेक करना था तो लोग के देखना ये है, ठीक है, ठीक है, बट ये यूज होगा, आप माइंड पढ़ेंगे तो ये यूज होगा। सपोज देखो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसे समझो बेटा कि साइमल्टेनियस नाम से समझ में आ रहा है जब एक साथ दो इक्विलिब्रियम क्या हो, एस्टैब्लिश हो रहे हो, और उसमें बेटा यदि कोई एक एटम या एक से ज्यादा स्पीशीज क्या हो कॉमन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस। जैसे सपोज समझ ना, यदि ए से क्या हो रहा है बेटा, बी प्लस सी बन गया, और कोई डी है उससे भी क्या हो रहा है, बी प्लस
ई बनता है, बस बी प्लस ई। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों क्या है, और यदि ये दोनों रिएक्शन को एक ही कंटेनर में आप करा रहे हो तो क्या होगा, इधर इसकी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी। सपोज इसका ए है, समझना ध्यान से, इससे कुछ एक्स्ट्रा हुआ होगा, तो इसका कितना फॉर्मेशन हो गया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो x और x फॉर्मेशन होगा, डिसोसिएशन का टाइम बताया था। और यदि सपोज डी है, इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल बी है, तो इससे कुछ x1 डिसोसिएट होगा, इसका x1 और इसका, और ये एक ही कंटेनर में बेटा इनकी कंसंट्रेशन कितना होगी, टोटल बी का फॉर्मेशन कितना होगा, x प्लस x1, करेक्ट, x प्लस x। तो ये जो इक्विलिब्रियम बेटा तब एस्टैब्लिश होगा जब कांस्टेंट क्या होगा, x प्लस x1 x प्लस x2 का दोनों आया समझ में। तो ये हमें इधर से सीखना है, कभी भी कहीं पर यदि एक साथ दो केमिकल इक्वेशन इक्विलिब्रियम पर हो तो उनका जो कॉमन स्पीसीज होता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, एडिशन। समझ में सिंपल क्या, यदि एक कंटेनर के अंदर दो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो, दो या तीन चार जितने भी हो उसको हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यदि सपोज इससे भी बी का फॉर्मेशन है, इससे बी का फॉर्मेशन है, तो टोटल यदि मैं बोलूं इन दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, इस टाइम पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ जब इसने x डिसोसिएट करा और इसने जब x1 डिसोसिएट करा, तो अब आप इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या बोलोगे, x plus x1, क्योंकि कंटेनर में ये भी b और एक्चुअली कंटेनर में इक्विलिब्रियम पर कितनी कंसंट्रेशन होगी, प्लस। ये आगे समझ क्लियर है, देखो इसको, if in any container there are two or more, if in any container there are two or more equilibrium existing simultaneously, if in any container there are two or more equilibrium existing simultaneously involving one or more than one common species. क्लियर है, यही बोला था बेटा, यदि एक कंटेनर में एक से ज्यादा, दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं, बट एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम यदि एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके जो कॉमन, उनमें क्या होगा, एक या एक से ज्यादा कॉमन स्पीशीज होंगे, जिसको आप क्या बोलोगे, साइमल्टेनियस। आगे देखो, देन इन बोथ ऑब्लिक ऑल, या दो होंगे तो बोथ बोल सकते हैं, दो से ज्यादा क्या बोलेंगे, all equilibrium concentration of common species is the total concentration of that species due to all equilibrium under concentration. ठीक है, आगे समझ, कहां पर छूटा है, देखो मैं स्टार्टिंग से दोबारा बोल रहा हूँ, सभी लोग एक बार फिर से सुन लो। If in any container there are two or more equilibrium existing simultaneously involving one or more than one common species, then in both oblique all equilibrium concentration of common species is the
is the total concentration of that species due to all equilibrium under concentration. ठीक है, यदि सपोज आप मेरे को इसका सपोज K1 बेटा क्या है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2 है, तो K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x into x plus x1 divided by a minus x और K2 क्या हो जाएगा, x into x1 plus x divided by x1 into x plus x1 plus x divided by b minus, आगे समझ लो, यदि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो अननोन है, दो समीकरण हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो, 102 gram of solid, 102 gram of solid NH4HS, 102 gram of solid NH4HS is taken, NH4HS is taken in 2 liter flask at 57 degrees C, at 57 degrees C, following two equilibrium existing simultaneously. देखो जरा ये आपके दो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या है इक्विलिब्रियम का इक्वेशन, NH4HS सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है बेटा अमोनिया प्लस H2S गैस, ठीक है, और अमोनिया गैस क्या बनाता है, हाफ N2 plus 3/2, ठीक है, ये दोनों बेटा एक कंटेनर में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में बोला गया है NH3 गैस, 1 mole of solid, 1 mole of solid decomposes to maintain, 1 mole of solid decomposes to maintain both equilibrium, and 0.75 mole of H2 and 0.75 mole of H2
0.75 mole of H2 was found at equilibrium. Then find the equilibrium concentration of all species. Then find the equilibrium constant of all species and Kc for both the reactions. सबसे पहले क्या गिवन है अपने पास, देखो मैं थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ कैसे हमें अप्रोच करना है। सबसे पहले अपने पास क्या गिवन है, क्वेश्चन लिख गया सभी का। क्वेश्चन एक बार रीड करो, अपने पास डेटा क्या क्या है ये पता करने की कोशिश करो। सभी लोग रीड करो एक बार क्वेश्चन और पता करो क्या क्या गिवन है, हम लोग के पास क्या क्या निकाल सकते हैं। पढ़ा गया, क्या क्या पता चल रहा है आपको? तो सबसे पहले मैं आपको प्रिंट करूं तो क्या दिखा आपको? सबसे पहले दे रखा है मतलब 102 ग्राम ऑफ NH4HH सॉलिड। मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, NH4HH का मोल निकालना चाहिए। देखो मोल कितने आ रहे हैं, निकालो सभी लोग मोल। NH4HH के मोल निकालो, और जो NH4HH है उसका मॉलिक्यूलर वेट 51 है। अब आपको NH4HH का मॉलिक्यूलर वेट निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कितना है, 51। आया 51? मोल कितने आए? करेक्ट, मोल आगे सभी देखो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब है बेटा इधर क्या है, इसके आपके पास 2 मोल। ठीक है, अब पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन क्या लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ सॉलिड डिकम्पोजेस टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। इसका मतलब बेटा इससे एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, 2 - 1। यदि से 2 - 1 पर इस कितना फॉर्म होगा, 1 और 1। करेक्ट, और यदि ये 1 है तो ये भी 1 ही रहेगा। जितना ये फॉर्म होगा उतना ही तो आगे डिसोसिएट होगा। करेक्ट, तो ये 1 मोल फॉर्म हुआ तो ये आगे डिसोसिएट होगा। सपोज जब इन दोनों में इक्विलिब्रियम आया तो इसमें क्या होगा, 1 - x कुछ डिसोसिएट होगा। तो इधर मैंने क्या बोला था, जो इधर रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर जो रहता है उसको डिवाइड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1/2 x, और इधर ये क्या हो जाएगा। आगे समझ में, क्या समझ में आया? जो क्वेश्चन आसान था। सबसे पहले ये पता चला कि इक्विलिब्रियम में कितने डिसोसिएट हो, वो कितना होगा, तो दो में से एक डिसोसिएट एक और है। अब ये पता चला क्या कि अमोनिया किससे डिसोसिएट होगा, इससे डिसोसिएट होगा 1 - x, और ये 1/2 x, और ये 1/2। आगे समझ। अब ये 3/2 x जो आया, इसको बोला है उसने कि इक्विलिब्रियम में कितना दे रखा है, 0.75। करेक्ट, इसको सॉल्व करेंगे, एक्चुअली क्या होगा, 3/4, 3 से 3 कैंसिल, ये x = 0.5। अब आपसे क्या पूछा है, सारे स्पीशीज का इक्विलिब्रियम पर क्या देखो, कॉन्सेंट्रेशन देखो।
इसकी कितना आ जाएगा इक्विलिब्रियम अमोनिया 0.5 1 माइनस 0.5 0.5 इसकी कितनी हो जाएगी 0.25 इसकी तो आपको पता ही है वो आप निकालते हैं इनकी आपको पता है ठीक है ये भी क्या हो जाएगा इधर 1 माइनस x ही रहेगा ठीक है ये भी तो डिसोसिएट हो रहा है ना सेम होता है मैंने बोला था जितनी कॉमन स्पीशीज होती है उनकी कंसंट्रेशन बराबर होती है 0.5 ये इसकी इसका कितना हो जाएगा तो सारी स्पीशीज का हमें कंसंट्रेशन पता चल गया अब आपको क्या निकालना है केसी ये पहले इसका निकालेंगे केसी अब सपोज केसी1 निकालना है वो क्या होगा इसका कंसंट्रेशन इनटू इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.5 पावर तो कुछ आएगी नहीं स्टेटमेंट सॉलिड का लिखते हैं इसका कितना है आगे समझ अच्छा ये तो मोल्स है कंसंट्रेशन तो लिखो कंसंट्रेशन क्या होगा मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वॉल्यूम दे रखा है आपको करेक्ट तो पहले हमें क्या लिखने पड़ेगा इनकी कंसंट्रेशन फिर केसी लिखोगे तो इसमें क्या होगा इसकी कंसंट्रेशन को क्या हो जाएगा 0.5 बाय 2 इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाय इसका आंसर कितना है 0.4 बाय 0.5 बाय 1 बाय ये समझ अब यदि हमें KC2 निकालना हो KC2 क्या हो जाएगा इसकी कंसंट्रेशन कितना 3/4 so 3/2 और एक उसे और डिवाइड करना पड़ेगा 3/4 डिवाइड बाय जो भी इसकी कंसंट्रेशन है उसकी पावर कितना हो जाएगा 3/2 इनटू ठीक है ये क्या आ जाएगा KC is equal to 3/4 की पावर 3/4 करेक्ट इनटू इसका कितना है 0.25 का पावर 1/2 ये इधर बाई 2 और करना पड़ेगा ठीक हो रहा है ना कंसंट्रेशन लिखेंगे ना ये कोई पावर है उसके बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5/2 का पावर ठीक है इसको सॉल्व कर लो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा तो उसका पावर 3/2 है तो पावर भी 3 है ठीक है और करो इसको आगे समझ में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम यदि नहीं समझ में आया तो पूछो एक बार और अभी मौका है तो नहीं मिलेगा आगे है ना समझ में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा लग रहा है ज्यादा लग रहा है आ रहा है समझ में कुछ नहीं करना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं थोड़ा सा सोचो बस हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए करना पड़ता है इसमें क्या था एक बार फिर से पूरा एक्सप्लेन ये इसके 2 मोल्स थे उसने बोला बेटा इसके 2 मोल्स से इक्विलिब्रियम मेंटेन जब हम लोग कर रहे हैं तो इसका 1 मोल डिसोसिएट हो जाता है मतलब इक्विलिब्रियम पर बेटा 2 - 1 और इसका 1 और 1 फॉर्म होगा अब ये जो 1 फॉर्म हुआ इस ये कुछ फर्दर डिसोसिएट होगा तभी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा 1 - x से क्या बनेगा जो मल्टीप्लाई होता है इधर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो मल्टीप्लाई हो जाता है तो इधर बेटा वो डिवाइड हो जाता है इधर 1 है तो डिवाइड 1 से हुआ 1/2x 3/2x अब ये फॉर्म हो गया और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि H2 का कंसंट्रेशन कितना था 3/4.75 दे रखा है तो x निकाल दिया ये x निकल आया तो अब इन सबकी सबके मोल्स निकाल लिए थे सबके मोल्स निकाल दिए कंसंट्रेशन पूछा तो सबको वॉल्यूम से 2 से डिवाइड करके बता देंगे फिर आपको Kc निकाल लेते हैं Kc1 क्या इस रिएक्शन का क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस ये आपका Kc हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ दिस 1 - x/2 वॉल्यूम से डिवाइड करना 1 - x 0.5/2 और ये कितना था 1 by 4 मतलब भाई ठीक है अब यदि NH4S वाले का तो हो गया नीचे वाले का Kc2 में क्या इसका कंसंट्रेशन
फिर इसका देखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, केसी क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनटू इसके पावर 1/2, इसका पावर 3/2। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.25 वॉल्यूम की पावर 1/2, ये आ गया इसका कॉन्सेंट्रेशन। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा H2 की 3/4/2 मोल था, बाई 2 करा इसकी पावर 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या है, इसका आंसर सॉल्व करोगे तो आता है 3 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 60। नोट करो। यानी ये ये आपका एक वाला चैप्टर कंप्लीट। सभी लोग देखो स्टेट बोर्ड की बुक भी सॉल्व कर लेना, जो भी तुम्हारा एनसीईआरटी हो तो एनसीईआरटी लगा लेना, या तो अपना स्टेट बोर्ड का बुक भी लगा लेना और मॉड्यूल भी लगाओ, ठीक है। पूरे दिन सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। पूरा दिन पढ़ोगे बेटा तब बराबर से चलोगे, लेकिन आप धीरे चैप्टर खत्म नहीं ऐसे में तो थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सारे काम में जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। हो गया वो 10 लॉग वाला पेपर पढ़ लिया है। वो सब एक एक दो दिन के चैप्टर है, वो एक एक दिन क्लास में एग्जाम का मार्च लास्ट हो गया ये। अब ये चैप्टर हो गया, अभी हम लोग थोड़ा सा आइसोमेरिज्म देख लेते हैं, फिर उसके बाद कल से उसमें बेटा आपके शेड्यूल में सी लिखा होगा, बट वो क्या आप मान लें सी में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ ऑर्गेनिक की बात, ठीक है। ऑर्गेनिक की हम लोग खत्म करेंगे जितना आप लोग का फिजिकल, जो महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ रहा है उनका फिजिकल तो हो गया, ठीक है। जो सीबीएसई वाले हैं बताओ मेरा सीबीएसई से कौन कौन है, एक बार मेरे को सीबीएसई वाले बताओ, एक बार हैंड रेज करो तुम हो तो तीनों तो महाराष्ट्र वाले ही हो। और कौन है इधर सीबीएसई से, हार्दिक और कोई है,
ओके बस। और कोई? अभी हम लोग आइसोमेरिज्म में कितना पढ़ा दिए थे, याद तो होगा नहीं, मेरे को याद करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे को लग रहा था मैंने नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करना सिखा दिए थे, डी वगैरह बता दिया था, और फंक्शनल ग्रुप में चेंज करने का। सपोज आप ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म बात है ना, सपोज आपके पास है C5H10, ठीक है, C5H10 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, C5H10। इसका क्या करो आप लोग, इसके साइक्लिक कंपाउंड लो, रफ में कर लो अभी आज, ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ूंगा। क्या करो, साइक्लिक कंपाउंड ड्रॉ करो, C5H10 के साइक्लिक कंपाउंड कितने पॉसिबल है, सिर्फ आपको साइक्लिक बनाने हैं। हार्दिक तुम रेगुलर नहीं हो, बहुत क्लास छोड़ते हो। इतना क्लास नहीं छोड़ना चाहिए। लास्ट क्लास किया था तुमने हार्दिक? यस सर, ठीक है, बट आगे से देखो, मैं देख रहा हूँ तुमको, तुम क्लास छोड़ रहे हो, रिलेटिवली लोगों से ज्यादा क्लास छोड़ रहे हो। क्लास करो थोड़ा टाइम से। C5H10 के बनाओ जरा सभी लोग। आए किसी का आंसर? ओके हार्दिक, बट कोशिश करो किसी को भी क्लास नहीं छोड़ना है, ठीक है? क्लास करने में बेटा 1-1.5 घंटे लगते हैं, फिर वही चीज अपने से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा।
कोशिश करो कि कभी भी क्लास में बताऊं मैं कितने आ रहे हैं अभी तक, कितने बने आप लोग के? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम लगना अपना आप अच्छे से कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ आइसोमेरिज्म की बुकलेट लगाना शुरू करो, इतना हो गया है कि आप बुकलेट लगा सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको अब फील आ गया है क्या करना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी लगा सकते हो। ठीक है, आपका हो भी गया। और जो बचा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगी वेडनेसडे को उसको स्ट्रक्चरल पे खत्म नहीं कर रहे हैं। बुकलेट लगाना शुरू करो, आपसे लग जाएगा। सपोज ये क्या 5 कार्बन है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था कि इसको साइक्लिक बनाने, इसका मतलब साइक्लिक मतलब एक ड्यू होता है। क्या इसका ड्यू एक है? सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, हमेशा क्या करो ड्यू कैलकुलेट करो। इसका ड्यू कितना आएगा? 1 आएगा। C5H12 एल्केन होगा, 12 - 10 1 1 तो 2 2 by 2 क्या हो जाएगा 1। तो ड्यू कितना आएगा आपका 1। अब यदि ड्यू 1 है तो इससे साइक्लिक बनेगी। और आपसे पूछा है सबसे पहले क्या करो, सबसे बड़ा जो रिंग बन सकता है उसको बनाओ। तो 5 कार्बन का क्या बनेगा? 5 कार्बन का ये सबने बना दिया होगा पहला। अब उसके बाद क्या करना था? 4 के 4 कार्बन का बनाओगे तो एक कार्बन छूटेगा। और वो कार्बन को आप इसी तरीके से लगा सकते हो, या कोई और दूसरा तरीका है क्या लगाने का? क्योंकि सारी पोजीशन तो आइडेंटिकल है, इधर लगाओ तो सारे क्या मिलेंगे इसके। हमेशा नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, ये चीज करेक्ट है। अब आ जाते हैं बेटा 3 पर। अब आपके पास 3 पर लिखते हैं 2 बचे, तो 3 का इस तरीके से 2 लगा सकते हो। और 2 को लगाने का क्या तरीका है? इस पे इस तरीके से लगा दो। और आप किस तरीके से लगा सकते हैं? और क्या कोई तरीका है? एक किस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। हाँ, ये तो सेम ही है ना। वन इधर इधर नहीं, इधर इधर कहाँ पर? ये वो इधर से नंबर करो तो 1 2 सेम ही है ना ये। तो ये दोनों तो आपके क्या होंगे सिमिलर। और कुछ बनेगा? कितने आएंगे? बनाए थे 5। कौन सा नहीं बनाया? और एक दो और बना। हमेशा देखो नंबरिंग करते रहा, तो मेरे को भी कैसे पता चलेगा वो सिमिलर है या नहीं। मैं क्या करूंगा, नंबरिंग करना सीखा है आप लोगों ने, कहां से नंबरिंग शुरू करोगे? वो वहां से नंबरिंग शुरू करोगे तो आपका
क्लियर है इस तरीके से। चलो आगे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू। ये आगे समझ में सभी को ऑनलाइन। चलो बाय।